जस्ट देख लो, बता दे क्विकली। कोई बनाया हो इस क्वेश्चन को पूरा तीनों पार्ट? कोई ये सेकंड पार्ट नहीं है क्या? सेकंड वाला समझ में नहीं आया? भैया। चलो ठीक है, पहला सिंपल है, सब लोग को हो जाना चाहिए। पोजीशन वेरिएबल का नाम कुछ भी दे, डिफरेंशिएट मार दो, वेलोसिटी हो जाएगा 12 टी क्यूब माइनस 120 टी स्क्वायर प्लस 252 टी माइनस 9 का तो 0 हो जाएगा। उसमें पुट यही होता है क्या? वेलोसिटी पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो पहले स्टेप में जो डिफरेंशिएट करोगे वही आंसर है। वेलोसिटी भी जानते हो, पोजीशन रेट ऑफ वेलोसिटी। दूसरे में क्या बोला गया वो देखो, हालांकि लैंग्वेज पूरा क्लियर नहीं था इस क्वेश्चन का जहां से हम लिए थे। डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग, मतलब बोलना चाह रहा है चेंजिंग इट्स पोजीशन, मतलब कभी ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करना बंद कर दे रहा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी वेलोसिटी 0 हो रहा है। इसे डिफरेंशिएट मारो, जो आए इज इक्वल टू 0 करके टी का वैल्यू निकाल लो, उस टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इक्वेशन लगेगा इसमें, कब, हालांकि छोड़ो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। बस जस्ट दे दिए थे ऐसे तुम लोग को आइडिया के लिए, हां काइनेमेटिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, बाद में वहां से डिस्कस करेंगे इसको, टेंशन मत लो। ये सॉल्व नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस जस्ट समरी क्विकली, इसमें बहुत ज्यादा समरी को कुछ है नहीं। काइनेमेटिक्स से फोकस कर रहे हैं, रीजन पे नहीं जाएंगे, जस्ट जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ लिखे हुए थे कॉज एंड इफेक्ट, पूरा मैकेनिक्स में कॉज और इफेक्ट ही होता है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट, कॉज मतलब कारण क्या और हमको दिख क्या रहा है, इफेक्ट हो गया और क्यों हो रहा है वो रीजन हो गया। काइनेमेटिक्स हम लोग कॉज पे फोकस नहीं करते, इफेक्ट पे फोकस करते हैं। जहां पार्टिकल चल रहा है तो चल रहा है, बस कितने वेलोसिटी से चल रहा है, क्या उसका पोजीशन है, क्या उसका एक्सीलरेशन है, यही सब फोकस करना है। क्यों आ रहा है वो नहीं अपने को जानना, ऐसा आ रहा है बस ये देखना, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान के चलते हैं। फिर आए थे हम लोग, ये बताए थे एवरेज वगैरह, ध्यान देना इस पे, जस्ट कंसेप्ट के लिए था। ठीक है, ये इक्वेशन फाइनली वेलोसिटी जो है पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, चलो ये हो गया फंक्शन। अब समझ गए डिफरेंशिएट, मतलब आइडिया लग गया लगभग। चलो ये फार्मूला डिफरेंशिएट का कुछ नया नहीं, फार्मूलेबाजी है इसमें। ठीक है, चलो फिर तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ जस्ट ये मतलब रफली एक मतलब समझ लो कंटेंट हम यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, कि किस ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, तो अपना पूरा काइनेमेटिक्स इतने पार्ट में, 3 पार्ट में बोल सकते हो, मेजर 3 सेक्शन है अपना, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। पहला सेक्शन है मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन में मोशन, मतलब जो तुम लोग 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, एक लाइन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जब मोशन से बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और किसी प्लेन में अगर मूव करे, मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो नया तुम्हारे लिए यही है 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में। बाकी ये वाला जो पूरा का पूरा 9th वाला ही है, पूरा का पूरा 9th वाला ही, कुछ चीज में नया नहीं आने वाला। 2D है, गौर से सोचो, पहले जस्ट यहाँ पे आइडिया दे दें, सोचो गौर से, इसको ऐसे समझो, एक लाइन के लॉन्गर मान लो, सपोज मान लो जैसे ऐसे देखो, मान लो ये बुक है। ठीक है, बुक का एक कॉर्नर देख लो, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बोलेंगे पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में। अब मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ है ऐसे, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सिस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो 2 एक्सिस में नहीं पड़ेगा। इस पूरे कागज के प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो प्लेन है, तो प्लेन के लिए 2 एक्सिस है, एक्स और वाई, तो हम एक्सिस डिफाइन करेंगे 2 एक्सिस, तो 2 एक्सिस जैसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल, मतलब इस पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, जो कि तुम्हारे लिए नया है। तो 2 डायमेंशन मतलब गौर से सोचो, तुम 1 डायमेंशन लाइन से पढ़े हो, जस्ट आइडिया के लिए बोल रहे हैं कि नया नहीं है, समझो पहले इस बात को, नया नहीं तुम पढ़ने जा रहे हो। तुम 9th क्लास में 1 डायमेंशनल मोशन पढ़े हो, मतलब एक जज बॉल पढ़ते थे, वर्टिकल बॉल वाला क्वेश्चन करते थे, ऐसे फेंकते थे, बॉल क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होगा 2 डायरेक्शन, तो तुम एक डायरेक्शन का सॉल्व करना जानते हो, क्या करो, एक्स के अलॉन्ग सॉल्व कर लो, वाई के अलॉन्ग सॉल्व कर लो, बस हो गया। तुम्हारा 9th वाला 2 प्रॉब्लम हो गया, तो वो आ गया 2D का क्वेश्चन। जैसे मत सोचना कि नया पढ़ने वाले, वही चीज पढ़ने वाले, 2 डायरेक्शन का अलॉन्ग पढ़ने वाले। चलो ये हो गया। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ टर्म है, मतलब इसके अंदर 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया तुम्हारा। फिर ये सबसे लास्ट में जो लिखे हैं वो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मत समझ, पूरा मैकेनिक्स रोटेशन तक ये काम आने वाला है, पूरे मैकेनिक्स में। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बहुत ही जरूरी है। फिर यहाँ बता रहे हैं, इसको हम सबसे लास्ट में रखे हैं, हालांकि सबसे लास्ट में रखना ये सही नहीं है, स्टार्टिंग में ही अपने को पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का आइडिया। लेकिन होगा, होता क्या बताते हैं, जब तुमको ये दोनों हम पढ़ाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ेगा, तो तुम सोचो, तुमको लगेगा रिलेटिव मोशन में जरूरत ही नहीं पड़ा, बट तुम लगा रहे होगे, इनडायरेक्टली लगा रहे होगे। इसलिए ये बोलते हैं कि काइनेमेटिक्स के स्टार्ट से ही रिलेटिव मोशन आ जाता है, बट पढ़ाया भी जाता है जनरली, बुक में भी देखोगे ऑर्डर तो लास्ट में रहता है, बट जब तुम लास्ट में पढ़ोगे तो यार ये तो हम पहले ही से यूज कर रहे थे, हम सोची नहीं रिलेटिव मोशन यूज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पहले बता दें, स्टार्टिंग अभी हम करने वाले हैं, रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छे से समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सब लोग जानता होगा मोशन मतलब रिलेटिव ही होता है, कोई रेस्ट पे है तो रिलेटिव ही होता है। तो जब ही हम काइनेमेटिक्स में घुसे मोशन का बात किए तभी हमको रिलेटिव मोशन पता होना चाहिए क्या है रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये स्टार्ट में ही पता होना चाहिए। हालांकि इसको बिना पढ़े ये 2 सेक्शन तुम कर लोगे, वापस जब इस पे आओगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार जरूरत तो वहां पे भी था, ठीक है। जैसे बुक में लास्ट में दिया होता है, बट हमको इसको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए वाले रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। रिलेटिव अथवा सा कंसेप्ट, ताकि अभी फिर क्या होगा, अभी पढ़ा देंगे इसको, इन दोनों सेक्शन में बहुत ज्यादा डायरेक्टली यूज होगा नहीं, तब तक तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा, पढ़ाए रहेंगे। जैसे अपना बार बार देखोगे तब तक हो सकता है लास्ट ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, फिर वापस इस वाले प्रॉब्लम पे आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, उसमें तुम लोग ज्यादा अच्छे से। तो अभी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिलेटिव मोशन को, फिलहाल कुछ दिन तक यूज डायरेक्टली नहीं करेंगे, रिलेटिव मोशन को यूज करेंगे बाद में जब यहाँ पे आएंगे, बट कंसेप्ट अभी स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिलेटिव मोशन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर दिए। चलो अब आ जाओ, सीधा तुम डाल दो, रेटिंग डाल दो। रेटिंग मोशन अभी स्टार्ट करना सही रहेगा क्या यार, सोच रहे थे छोड़ देते हैं, 1 डायमेंशन करा देते हैं, 2 डायमेंशन से पहले करवाएंगे रिलेटिव मोशन, पहले 1 डायमेंशन में आ जाओ, 9th वाला रिवीजन कर लेते हैं जस्ट एक बार क्विकली। चलो रेटिंग डाल दो कॉपी में, मोशन इन 1D। वैसे रुक जाओ थोड़ा सा, कल हम लोग पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिए थे, वेलोसिटी डिफाइन कर दिए थे, एक्सीलरेशन में डिफाइन कर दो। हेडिंग डालो एक्सीलरेशन क्विकली, 2 मिनट में, कुछ नया नहीं है उसमें, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। एक्सीलरेशन लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, सेम चीज है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। डेफिनेशन लिखो कॉपी में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट इज नोटेड अ वेक्टर ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना हमेशा बोल देते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। डायरेक्ट हम 1D लिख रहे हैं, 1 डायमेंशन। चलो लिखना तो 1D, ठीक है। एक्सीलरेशन डिफाइन किया, अच्छा 1D अभी तो नहीं स्टार्ट किया, एक्सीलरेशन डिफाइन कर देते हैं जस्ट। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, नीचे इक्वेशन लिख लो उसमें मैथमेटिकली, इट इज नोटेड वेक्टर ए लिख लिए होगे, अब लिखो वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में लिखना तुम लोग, इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर तो dv, वेलोसिटी वेक्टर लिखना, वेलोसिटी वेक्टर dv अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट मारते हैं फिजिक्स में, तो t, ठीक है। चलो ये हो गया वेलोसिटी है, इसलिए डार्क कर देते हैं इसको, वेक्टर ब्रांच को, सॉरी यार, ठीक है। dv बाई dt, v वेक्टर तुम्हारा वेक्टर होना चाहिए, इसी को ध्यान देना गौर से, पीछे पढ़े हो तुम, वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसी को अगर लिखें गौर से, सुनना गौर से, ये v की जगह पुट करो d ऑफ dr बाई dt, आगे उसको करना भी जरूरी नहीं है, बट सिंबल का खेल है, लिखना है तो लिख लो, छोड़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, या छोड़ो अभी बहुत लोगों को दिक्कत होता है मैथमेटिक्स, फालतू घुसाना जो नहीं सही, काम इतना चल जाएगा, बाद में फिर बताएंगे। सिंबल है ये, ज्यादा सिंबल में इंट्रोड्यूस करना सही नहीं रहता है स्टार्ट में, चलो मतलब समझ में ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया dv बाई dt, इसका असाइनमेंट क्या था, मीटर पर सेकंड, सब लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। अब आ जाओ 1D में मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, ठीक है। चलो इसमें चलो अब कुछ नहीं आता, समझ लो घर से कुछ क्या है इसमें, इसमें मोशन पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग करेंगे, हम जनरल 1D का मोशन ले रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नहीं हम करवाएंगे, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों तुम लोगों को पता है, 1D को हम यही पे खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। पार्टिकल का मोशन लिख लो, इन दिस मोशन द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, along a straight line, चलो लिख लिया। आप सुनो गौर से, सुनना गौर से, अब सुन लो बस सिंपल बात को, अभी तक सुनना गौर से, पोजीशन डिफाइन कर दिए, वेलोसिटी डिफाइन कर दी, उसको डिफरेंशिएट मारोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को और डिफरेंशिएट मार दोगे तो एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। ये हो गया, पोजीशन दिए हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट मारो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ सुनना, क्योंकि पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन का मूव कर रहा है, अब तुम्हें उस पार्टिकल को एक्सप्लेन करना है, उसके पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उसका एक्सीलरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, चलो ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टिकल कभी भी, चूंकि इस स्ट्रेट लाइन पे ही बाउंडेड है, वो स्ट्रेट लाइन के बाहर नहीं जा सकता अगर वो 1D मोशन से करना है तो
तो या तो वो उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो इधर भाग सकता है या इधर ही भाग सकता है, मतलब डायरेक्शन का दो ही सेंस है इस केस में। समझना बात को अच्छे से। जब वन डायमेंशनल मोशन अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, एक राइट और एक लेफ्ट, या जो भी बोल लो, अप या डाउन, जो भी बोलो, दो ही पॉसिबिलिटी। स्ट्रेट लाइन है तो या तो उस स्ट्रेट इधर या इधर, दो ही पॉसिबिलिटी है। वेलोसिटी का भी पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी का भी दो ही डायरेक्शन, या तो राइट में या लेफ्ट में। एक्सीलरेशन भी राइट में या लेफ्ट में। पोजीशन भी, मान लो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का बात करें तो वो भी राइट में होगा या लेफ्ट। जितना भी वेक्टर है स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, उसके पास दो ही डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए सुनना, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इसीलिए हम लोग ये सारे इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है। 1D जब पढ़ रहे हैं तब, इसीलिए 10th में जब 9th में पढ़ते थे तुम लोग एक्सी लिख के काम चला लेते थे, वेक्टर लिखते थे नहीं लिखते थे, वेलोसिटी में वेक्टर लिखते नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 1D में दो ही डायरेक्शन है, तो हम लोग करते क्या थे, साइन कन्वेंशन से काम चला लेते थे। बोल देते थे कि एक तरफ को मान लो पॉजिटिव तो दूसरी तरफ हो जाएगा निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव जो होता था ना, वो वर्ड जो प्लस और माइनस, वही तुम डायरेक्शन एसोसिएट कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम वेक्टर का ला करके सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा उसका जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कितना है पॉसिबल डायरेक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन केवल 2 है, जो कि फाइनाइट है और बहुत कम है। फाइनाइट में भी 10 तो है नहीं, 2 ही है, राइट लेफ्ट। तो अपने पास सिंपल सा साइन कन्वेंशन काम आ जाता है। किसी एक डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, किसी एक को मान लो निगेटिव। बाय कन्वेंशन हम लोग राइट को मानते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट को मानते हैं निगेटिव। अगर तुम्हारा स्ट्रेट एंड वर्टिकल है तो अपवर्ड को मानते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड को मानते हैं निगेटिव, जो कि तुम लोग पढ़े हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 10th क्लास में, कि अपवर्ड में पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव x, नेगेटिव। बाय कन्वेंशन वो अपोजिट भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो कन्वेंशन सब लोगों को पता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मानो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुमको उसी हिसाब से मानना होगा, सिर्फ साइन उसी हिसाब से लेना होगा। अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो अज्यूम द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, तो उसी के हिसाब से। अगर नहीं कुछ मेंशन है तो अपना साइन कन्वेंशन रखो, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट। लिख लो इस बात को, लिख लो, लिखवाना चाहते लिख लो इन 1D, इन 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन इन 1D, ठीक है। 1D the number of different possible directions is 2 only। केवल दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल है। सो we need not use the vector sign explicitly। तुम्हें एक्सप्लिसिटली वेक्टर का साइन दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इंस्टेड इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, वी अडॉप्ट साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या, नीचे लिख लो एक लाइन में, ठीक है, जो हम लोग जूम किए हुए हैं। राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव लिख लो, राइट पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो वर्टिकल है ऐसे, किसी एक को मान लो पॉजिटिव, जनरली अपवर्ड को माना जाता है पॉजिटिव, अपवर्ड तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड तुम्हारा नेगेटिव हो गया। अगेन बोल दे 1D जितने अच्छे से तुम कर लोगे ना, 2D में तुमको उतना कम टाइम लगेगा सीखने में, और उतना कम प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। भले बताते हैं तुम्हें, जब कंसेप्ट 1D का अच्छे समझ में आ जाए, क्वेश्चन अच्छा सा कर लोगे 1D का, तो 2D में तुम्हें लगेगा कि हम नया क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा टाइम वहां पे सेव होने वाला। पहले बताते हैं, तो ऐसा मत करना, अभी फोकस मत करिए कि 1D हमको आता है कि इतना जानते हैं, तो फिर 2D में तुमको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। पहले बोल देते हैं, हम कोशिश करेंगे 1D में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वैसे, बट अच्छे से समझा दें, और 2D में क्विकली हम लोग निकल जाए डाउनवर्ड नेगेटिव। चलो ठीक है, वही चीज एक्सटेंड होने वाला है। ये हो गया साइन कन्वेंशन का बात हो गया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब आता है ये बात, अब आता है दूसरी बात। अपने को हमेशा काइनेमेटिक 3 चीजें डिफाइन करना है पार्टिकल का, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोल लो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। 3 चीज। वेक्टर की बात करें तो डिस्टेंस स्पीड तो जानते ही, उस पर नहीं जाना हमको, क्योंकि डिस्टेंस तो समझ, वेक्टर का कांसेप्ट ही नहीं है उसमें, डिस्टेंस भी सब लोग जानता है, उसका बात ही नहीं हम करेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे। हमको ये 3 वेक्टर ध्यान रखना, कभी भी 1D पर 2D पर 3 चीजें एक्सप्लेन करना है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बस। अब हमें चूंकि पोजीशन डिफाइन करना है, इस स्ट्रेट लाइन का पार्टिकल मूव कर रहा, तो कोई ना कोई ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना होगा ना,
तो बीच में एक पॉइंट मान लेते जो मैथ्स में नंबर लेने पड़े हो ऑरिजिन, तो इसका ऑरिजिन क्या होगा, कहीं बीच में बना दो, यहाँ पे ओ खुद से ड्रॉ कर लो, हम नहीं ड्रॉ करने वाले, पॉइंट ड्रॉ कर दो ओ ऑरिजिन, जो भी ऑरिजिन, ठीक है, बीच में तुम्हारा पॉइंट हो गया ऑरिजिन इसमें स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। इधर की तरफ तुम्हारा क्या हो गया, लिख लो +1 +2, जैसे नंबर लाइन बनाते हो +1 +2 वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। हम इसी में लिखने वाले हैं +1, थोड़ा सा ही लिखेंगे, +2 +3 +4, सिमिलरली ऐसे इधर की तरफ निगेटिव, ठीक है, -1, चलो ठीक है, मैं करना खुद से। अब चलो गौर से, अब मान लो कोई पार्टिकल तुम्हारा सारा ये पॉइंट है ए बी, कोई पार्टिकल मान लो +1 से +4 की तरफ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कोई तुमसे पूछे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ लिख लो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सारा तीन चीजें तुम्हें निकालने आ गया, तुम काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, ठीक है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, बस और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, या अगर हम यहाँ पे बोले तो बोल सकते हैं फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, जो अपने पास एक ही एक्सिस है, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, लिख लो, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का तुम जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते एक्सप्लिसिटली, ये फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्टेंस का, जैसे जैसे गया है तुम्हें पूरा पाथ ऑब्जर्व करना होगा। मान तुम डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, बीच का कुछ देख ही नहीं रहे, कोई पार्टिकल मान लो, सुनना गौर से, +1 से पहले गया -1 पे, फिर आया ऐसे +3 पे, फिर घूम के आया 2 पे, फिर घूम के फाइनली गया 4 पे, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनली कहाँ गया वो देखना है, इनिशियल कहाँ था वो देखना है, बीच में कैसे गया नहीं मतलब है। बट जब इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछे तुम्हें पूरा एक्चुअल पाथ देखना पड़ता, अच्छा ऐसे गया तो 1 यूनिट, ऐसे गया तो 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 6 यूनिट, जो भी काउंटिंग करना होगा अच्छे से पाथ को देख करके। डिस्टेंस का एक ही तरीका, पाथ को अच्छे से देखो, पूरा पाथ में पता होना चाहिए अच्छे से, फिर उसका लेंथ निकालो। अगर कोई मान लो पार्टिकल, मान लो सपोज, ऐसे तो 2D में नहीं गए, मान लो टेढ़ा सा पाथ लिया ऐसे, और उसमें डिस्टेंस निकाला तो टेढ़ा कर्व का लेंथ निकालना होगा, फिर अच्छा मैथ लगाना पड़ेगा, हालांकि वैसे तुम्हें क्वेश्चन नहीं देगा, बट एक बोल रहे हैं अगर कोई ऐसे टेढ़ा पाथ निकाल, मान लो ऐसे करके ऐसे यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, बट टेढ़ा पाथ है वो कर्व है, अब कर्व का कैसे लेंथ निकालोगे, तो मैथ्स लगाओ, तो वाला तुम अभी नहीं पढ़ो, जस्ट बता रहे हैं डिस्टेंस का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, जैसे जैसे गया पाथ उसका, जैसे जैसे उसका लेंथ तुम्हें अच्छे से निकालना होगा, उसमें मैथ्स लगे जो भी लगे। तो चूंकि अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, स्ट्रेट लाइन में ही सिंपल जोड़ते जाओ, डिस्टेंस का नहीं बता रहे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट मार देंगे तो वेलोसिटी आएगा, और डिफरेंशिएट मार देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ध्यान रखना। इसमें एक मिसकंसेप्शन को यहाँ पे हटाना चाहिए हम, ठीक है, जो 1D में रहता है 9th 10th तक, वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिंपल सब लोग जानते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, तो डी, डिस्प्लेसमेंट को चूंकि 1D में पढ़ना है तो 1D में हम लोग जानते हैं कि क्या आने वाला है, एक ही डायरेक्शन, एक्स ही डायरेक्शन, तो dx लिखेंगे यहाँ पे हम लोग dr वेक्टर नहीं लिखेंगे, सिंपल dx अपॉन dt 1D में, फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना फॉर्मूला वही है, r वेक्टर यहाँ पे एक x कोऑर्डिनेट हो गया 1 डायमेंशन में, तो ये हो गया। फिर एक्सीलरेशन अगर अपने को लिखना है, ये वेलोसिटी हो गया तुम्हारा क्या v में भी हम लोग वेक्टर का साइन नहीं दे सकते, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, दे सकते हो बट जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का भी 2 ही डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन अगर मान लो निकालना है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv, बिना वेक्टर का लिख सकते हो dv अपॉन dt। अब वेक्टर का कौन ध्यान रखेगा, x का जो तुम साइन लोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, +1 माइनस हो, यही तुम्हारा डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन को कंसीडर इसी में कर लियो तुम, मान लो तो वेक्टर साइन दिखाने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी अगर मान लो राइट की तरफ है, पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा तो v हो जाएगा पॉजिटिव +2 मीटर पर सेकंड, ऐसे जा रहा मान लो लेफ्ट में तो बाई साइन में नेगेटिव है, मान लो -2 मीटर पर सेकंड, तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन प्लस माइनस से डिसाइड हो जाएगा। मान लो सॉल्व वक्त तुम्हारा वेलोसिटी आया कभी ऐसे करके, मान लो आया -3 मीटर पर, एग्जांपल लेना है, तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 3 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता, बट नेगेटिव सिर्फ तुम्हें ये बता रहा है कि पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो समझ रहे हो ना, 1D में डायरेक्शन हम लोग साइन से डिसाइड कर रहे हैं, अपने को आईजे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट 2D में जाएंगे तो आईजे के लगाना पड़ेगा, नहीं बच सकते उससे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, एक्सीलरेशन का बात हो गया, चलो ठीक है, एक्सीलरेशन ठीक है, चलो ठीक है, जो भी हटाओ।
ये हो गया एक्सीलरेशन तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ तो 1D का मतलब बेसिक मतलब ये हो गया। और क्या बोले, अब इसमें क्या बताना था हमको, सुनना गौर से। तुम्हें 1D में निगेटिव एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव आया, हम लिखते हैं ऐसे करके एक्सीलरेशन। 1D का बात अगेन बोलते हैं, 2D को मत कंसीडर कर लेना। एक्सीलरेशन तुम्हारा निगेटिव है या लेस देन 0 आया, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन नेगेटिव आया तो क्या ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल। जनरली बहुत सारे बच्चे का मिसकंसेप्शन रहता है, नहीं, हालांकि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्लस माइनस खुद का बनाया हुआ चीज है भाई, ये मतलब निगेटिव मतलब उसको निगेटिव मतलब वेलोसिटी घट रहा, बोला भी जाता है रिटार्डेशन मतलब निगेटिव। सच्चाई क्या है वो सुनना। मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल सुनना गौर से, ऐसे ध्यान रखना, पार्टिकल ऐसे राइट तरफ मूव कर रहा, राइट तरफ पार्टिकल मूव कर रहा, उसका एक्सीलरेशन भी राइट में ही है। वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा मनीषा तुम बताना। पार्टिकल का वेलोसिटी राइट में है, क्या होगा? क्या बोले भी, आवाज नहीं आ रहा। पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, 1D मोशन है, तो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा। अब सुनना गौर से, तो देखना गौर से, यहाँ पे हम यहाँ बताने वाले थे। तो अभी जो हम केस कंसीडर किए उसमें अभी जो बोले उसको क्वेश्चन पूछे, अभी जो क्वेश्चन पूछे उसमें हम क्या किए थे, राइट में माने थे वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी, यानी एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, ठीक है, और वेलोसिटी भी राइट में ही माने थे, वेलोसिटी भी पॉजिटिव था। भैया तो निकला पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ बोल दे, वैसे बुक में तो यूज करता है पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये शब्द बोलना सही नहीं है लेकिन बोल लेता है सब। वेक्टर का बढ़ना घटना नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटता है या बढ़ता है, तो हमेशा बोलना चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये पॉइंट लिख लो, जस्ट ये कॉपी पेस्ट हम करेंगे, तुम लिखते चलो, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, मतलब दोनों का दोनों लेफ्ट में, वाली बोल दिए पॉजिटिव में डायरेक्शन तुमको पता होना चाहिए, पॉजिटिव बोले मतलब राइट तरफ, नेगेटिव बोले तो मतलब राइट तरफ, डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव में डायरेक्शन बता रहा है। इस केस में अंजलि बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा? एक्सीलरेशन नेगेटिव है, अंजलि को बताना है। बढ़ेगा। बढ़ेगा, एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, तो यानी इसे ये पता चला, तो साइन, हाँ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर है, बोलना ऐसे चाहिए कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम तरफ है, वो नेगेटिव की तरफ दोनों हो या पॉजिटिव हो, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो एक लाइन में लिख लो, लिखना है तो, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी increases सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो बढ़ेगा, अपोजिट में है तो घटेगा। ये प्लस माइनस का फंडा मत याद रखो, नेन में बोला जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ये एससी और का बुक पढ़ोगे, एसएम में ये चीज लिखे हुआ है, हालांकि एससी और में 9th क्लास की बुक में, हम 9th में तभी पढ़े हुए, हमको ध्यान अभी तक अच्छे से याद है, तो उसमें क्लियरली सही करके लिखे हुआ था। चलो ये हो गया तुम्हारा। चलो तो अब इसे हमको बताने को कुछ नहीं रहा, यही मिसकंसेप्शन था, कुछ लोगों को रहता है 9th 10th में, तो वो दूर कर दिए। तो 1D इसके साथ हो जाता है फिनिश। जस्ट क्विकली जो तुम्हें जरूरत पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने, वो ये चीज है, 10 मिनट टाइम अपने पास, फिर से लिंक क्रिएट करना होगा। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो 1D का, सब लोगों को पता है, जस्ट लिख देते हैं हम क्विकली, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो इसको लिख लो, क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या होता है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑर्डर में लिखना है, b इज इक्वल टू u प्लस at, सिंबल्स वगैरह का मतलब, सिंबल्स वगैरह का मतलब नहीं बताने वाले, पता होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन हम यहीं पे लिख रहे हैं, दूसरा, ठीक है, s इज इक्वल टू u प्लस, अब सुनो यहाँ s नहीं वर्ड हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम x ही यूज करेंगे, x क्योंकि यूज कर रहे हैं इसलिए x इज इक्वल टू ut, या माना तो s यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू से पड़ता क्या।
1/2 AT स्क्वायर, ठीक है, 1/2 AT स्क्वायर AT स्क्वायर, ठीक है। चलो ये दूसरा इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है बोलो कोई। b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। b स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। एस या एक्स जो भी यूज करो। चलो मेरे हमको भी एस पे ही ज्यादा हैबिट है, फर्क पड़ता नहीं जो भी लिखो, चलो हम ऐसे ही करते हैं थोड़ा। नहीं ध्यान रखना वो एक्स ही है, पोजीशन ही है। चलो ठीक है, सब सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और कोई वेरिएबल जो बचा हो बस हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बोलना चाहे तो बोल सकते हो चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना हमेशा ये एस जो है वो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार क्योंकि कभी कभी ओरिजिन जीरो नहीं होता है। जनरली हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन जीरो है तो घटाओगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट मान लो तुम्हारे स्टार्टिंग ही दी होगा x इक्वल टू 4 से, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा वैल्यू आंसर से 4 घटाना होगा, कुछ इक्वेशन कर तुम्हें पता चलेगा, इसलिए ध्यान रखना। ये इसका मतलब लिख लो, कब में लिखना है तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, ये लिख लो साइड से, और इक्वल टू करके डिस्प्लेसमेंट लिख लो। हालांकि ऊपर हम लिखे हुए थे एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जिसका मतलब होता है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस नहीं है, अगेन बोल रहे हैं डिस्टेंस नहीं है। मेरा साउंड नहीं आ रहा क्या सही से? आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो जाता है, जिनका तो समझिए कभी कभार हो जाता है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। वैसे इसमें देखो एक और इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, फालतू है वो। s इज इक्वल टू vt माइनस कुछ होता था हाफ at स्क्वायर शायद होता था, माइनस करके s इज इक्वल टू vt में, हालांकि ये फॉर्मूला दोनों को मिक्स करोगे तो वो आ जाता है। पुराना बुक में हम कहीं देखे हुए थे, मुझे ध्यान है इसलिए बोल दिए, जस्ट जरूरत नहीं, उसके बिना इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। ये वही चीज हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो बच्चे को याद करवाना कि sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर होता है, जो कि फालतू लगता है क्योंकि फॉर्मूला को 20 तरीके से याद करवाया जा रहा है, लट्टू तोता नहीं बनना है अपने को, ठीक है, उतना तो आदमी खुद से सोच ही सकता है। चलो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, तीन अगेन बोलते हैं यहाँ पे, अगेन बोलते हैं ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन है। दूसरी बात, यह इक्वेशन जनरल है, ऐसा नहीं 1D के लिए ट्रू है, इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लिख दें v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर टाइम s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस s, वेक्टर फॉर्म में कर दें तो वो 2D के लिए ही वैलिड है, 3D के लिए ही वैलिड है अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ध्यान रखना, पढ़ रहे हैं अभी 1D में, बट यही फॉर्मूला वापस से लिखने वाले हैं हम लोग 2D में भी, जब पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t ऐसे करके लिखेंगे, और ijk में वेक्टर अपना होगा सारा का सारा। अभी चूंकि 1D में तो दो ही डायरेक्शन है, बिना वेक्टर का ही काम चला लेते हो, प्लस माइनस से ही काम चलाते हो, अगेन बोल दी बात को ध्यान रखना, ये जनरल है, ध्यान रखना कहीं ट्रू फॉल्स में ऐसा आ जाए ये जो इक्वेशन है 1D के लिए ही वैलिड है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सब के लिए वैलिड है। चलो ठीक है, तो 1D को हम यहाँ पे क्लोज करना चाहेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकली ये क्लोज हो गया तुम्हारा, ठीक है, 1D क्लोज हो गया। अब इसमें क्या बताना वो देख लो, 1D में जो बच रहा है दूसरा सेकंड वो ये चीज है, ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D मोशन, ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ तीन तरह का बात करने वाले, पढ़े भी होगा 9th क्लास में। पहला करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। चलो दूसरा बात करेंगे हम लोग, सॉरी पहला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बात कर लेना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा सही नहीं है, पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन, ठीक है, वर्सेस टाइम, ठीक है। पोजीशन मतलब हो गया अपना ग्राफ जो होगा वो x और t के बीच होगा। अगेन बोल रहे हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर है, कोई पूछे तो बोलना x पोजीशन है और x कितना चेंज हुआ वो डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, ये मत बोलो पोजीशन सेम ही चीज है, पोजीशन मतलब x और x में कितना का चेंज आया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगेन बोल रहे डेल्टा x को बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, x में अगर डेल्टा लगा दो, चेंज वर्ड लगा दो तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन में ही चेंज लगा, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। टाइम हो गया तुम्हारा t, टाइम हो गया t। चलो दूसरा ग्राफ करेंगे जो अभी लिखे थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम,
जस्ट लिख लो, क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, आइडिया देंगे तुम लोगों को, ठीक है, बस सिस्टम बताने वाले नहीं है, क्वेश्चन किया करेंगे तो आइडिया देंगे। वेलोसिटी हो गया v, वेलोसिटी हो गया v, ठीक है, और मोशन का क्या लिख दिया हम, दिमाग मेरा खराब हो गया, टाइम, ठीक है, चलो वेलोसिटी टाइम, चलो ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ, तीन ही ग्राफ करने वाले हम लोग, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, देखा हुआ है तुम लोग का वैसे, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, चलो ठीक है, क्विकली एक्सप्लेन कर देके करके सबको, टाइम वैसे 3 मिनट है, 3 मिनट में फिर से लिंक जनरेट करना पड़ेगा हमको, पहला एक्सप्लेन कर देते हैं, पहला ठीक है, x वर्सेस टी, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x वर्सेस टी का, x और t के बीच का, सुनना गौर से क्या है इसमें, एक्सिस होगा, वैसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्सिस होगा, दो एक्सिस, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है तो जस्ट जनरल आइडिया हम लेंगे, पहले बोल देते हैं, सब जगह काम करेगा, इसलिए सुनना गौर से मेरे बात को, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक टाइम के लिए एक्सिस, और ये तुम्हारा हो गया x के लिए, ध्यान रखना जब हम लोग बोल रहे हैं x वर्सेस t, इसका मतलब वर्सेस के बाद जो होता है ना, या बाद में जिसको बोलते हो उसको लिया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस पे लेंगे हम टाइम, x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे, और इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे किसको, x को, यानी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, अगेन 1D में x कोऑर्डिनेट क्या था उस टाइम पे, ठीक है। अब ये निगेटिव हो सकता है ऑब्वियसली, तो ग्राफ ये नीचे भी जा सकता है, पार्टिकल निगेटिव पोजीशन में हो सकता है, तो ग्राफ नीचे भी चाहिए, ध्यान रखना, यानी कि ये ऐसे ही होगा, ये निगेटिव में भी जा सकता है। मान लो कभी तुम्हारा पॉइंट आया, बोले तुम्हारा t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट था -4, तो सब पर होते हैं क्लास में 2, -4 को कैसे प्लॉट करना है, 2 इधर कहीं आएगा, -4 कहीं नीचे आएगा, यानी x y जैसा ही समझो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो, अलग अलग टाइम पे x कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दो, वही तुम्हारा हो गया ग्राफ, यानी ग्राफ क्या शो कर रहा, अलग अलग टाइम पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है। तो मान लो सिंपल सा हम तुम्हें बोले, एक सिंपल सा बोले, मान लो हम बोले एक इक्वेशन दिए तुम्हें, x इज इक्वल टू 3t + 5, ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ, पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल ही है, वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, तुम क्या करोगे, t1 पुट करोगे, x निकाल लोगे, वो पॉइंट प्लॉट कर लो, t2 पुट कर दो, वो पॉइंट निकाल प्लॉट कर दो, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सब जान रहे हो, 2 पॉइंट काफी है स्ट्रेट लाइन को पता करने के लिए, 3 पॉइंट जस्ट हम लोग ले लेते हैं एक्यूरेसी के लिए, ले लो, पॉइंट प्लॉट करो, ज्वाइन कर दो, वो तुम्हारा इस पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है। अब सुनना, कोई जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइन ही, वो डिपेंड करेगा x और t के बीच मैथमेटिकल रिलेशन कैसा, कल भी यही बात किए थे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है, तो जैसे लीनियर फंक्शन लिए या स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन, जो तुम लोग पढ़े होते हैं क्लास में, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो लीनियर इक्वेशन मान लो इसे हम क्या कर देते, 3t² कर देते, अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो अब ये होता क्या था, अब इसमें क्या, अब मैथ जितना घुसाना चाहो उतना घुसा दो, तुम पे डिपेंड करता है, अब बच्चा मैथ से ही परेशान हो जाएगा, क्वेश्चन वैसा सेट किया जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिए, अब लोग प्लॉट करो, क्वाड्रेटिक आएगा, पैराबोला आएगा, हालांकि उतना ज्यादा फीस करता नहीं है वो लोग, बट आइडिया देने, प्योरली मैथमेटिकल ग्राफ, मतलब प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन कैसा है उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जनरली मोस्टली तुम्हारा आता है केस, स्ट्रेट लाइन वाला आएगा या स्क्वायर वाला आएगा, इससे आगे वो तुमको नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर वाला में क्या होता है, सब लोग पढ़े क्वाड्रेटिक का, पता नहीं ग्राफ तो सब लोग नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास में, ध्यान दे करके, तो इसको कैसे बोले ग्राफ, ठीक है, ये लिख लो, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस हमको लिंक जनरेट करना पड़ेगा, फिर हम करते हैं, तब तक फिर ज्वाइन होते हैं सब लोग।